हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक यादव आप सभी को आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम आप सबों के सामने करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से दोस्तों हर एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंस होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बात करते हैं दोस्तों पुष्कर महोत्सव की। पुष्कर महोत्सव मनाया गया है पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। दोस्तों पुष्कर महोत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पुष्कर महोत्सव कहे तो जम्मू कश्मीर, अगर कहे पुष्कर मेला तो पुष्कर मेला दोस्तों हो जाएगा अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर में मनाया जाता है दोस्तों। अगर पुष्कर महोत्सव कहे तो जम्मू कश्मीर, पुष्कर मेला कहे तो अजमेर में। आगे देखते हैं दोस्तों नदी महोत्सव। नदी महोत्सव दोस्तों गुजरात में हो जाएगा नदी महोत्सव। नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है नदी महोत्सव। देखते हैं दोस्तों सिक्किम। अगले क्लास में बताए थे कि सिक्किम में लोसांग पर्व मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में। असम में दोस्तों बात करते हैं तो असम में हो जाएगा अम्बुबाची, और अम्बुबाची हो जाएगा। इसके बाद अम्बुबाची हो जाएगा दोस्तों असम में। असम में हो जाएगा अम्बुबाची। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसको 1 अप्रैल 2021 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो बात करते हैं दोस्तों 14 लेन वाला वह कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो दोस्तों 14 लेन वाला वह एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। वह 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से शुरू होगा और मेरठ तक जाएगा दोस्तों। मेरठ तक अंत होगा और दिल्ली से प्रारंभ होगा। दिल्ली और मेरठ, इन दोनों एक्सप्रेसवे में दिल्ली और मेरठ के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है और 90 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से मेरठ तक की है। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, तो 90 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। पहले 90 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा में तय होती थी। अब वह दूरी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने से 45 मिनट में वह दूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। वह दूरी 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो इतना समय की बचत हुआ है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने से। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बनवाया गया है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो देखते हैं 90 किलोमीटर दूरी तय होगा और 45 मिनट में। कितना मिनट में? तो दोस्तों 45 मिनट में। पहले इसमें 2.5 घंटे लगते थे और 45 मिनट में ये दूरी फिक्स हो जाएगी। वह 14 लेन दिल्ली से डासना तक, दिल्ली से डासना 14 लेन वाला होगा और डासना से 6 लेन दोस्तों डासना से मेरठ। दोस्तों दिल्ली से डासना 14 लेन तक होगा, 14 लेन का, और 6 लेन डासना से मेरठ तक होगा।
आगे देखते हैं दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 594 किलोमीटर लंबा और यह जोड़ेगा मेरठ से प्रयागराज को, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा दोस्तों। ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये देखते हैं दोस्तों आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये रहा मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में है, यूपी के शाहजहांपुर में है, यूपी के शाहजहांपुर में है। ये भी यूपी में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी सुल्तानपुर, यूपी के सुल्तानपुर में है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो ही गया, 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया है, इनका संबंध किस घराने से है? गुलाम मुस्तफ़ा खां, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का हाल ही में निधन हो गया, वे किस घराने से हैं? तो दोस्तों गुलाम मुस्तफ़ा खान एक महान संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह रामपुर सहसवान घराने से थे, रामपुर सहसवान घराने से, रामपुर सहसवान घराने से थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का संबंध रामपुर सहसवान घराने। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं मेवात घराने से। तो पंडित जसराज महाराज, पंडित जसराज महाराज का संबंध, पंडित जसराज की बात किया जाए, पंडित जसराज का संबंध दोस्तों मेवात घराने से। बात करते हैं किराना घराने से। तो किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से। ये भी एक महान संगीतकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये भी एक शास्त्रीय गीतकार थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किराना घर, रामपुर सहसवान घराने, मेवात घराने से पंडित जसराज महाराज, पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हाल ही में किस भारत के राज्य में 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई है? हाल ही में भारत के किस राज्य में, हाल ही में भारत के किस राज्य में 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई है? तो दोस्तों बात करते हैं मंदारिन बत्तख की। मंदारिन बत्तख, मंदारिन डक देखी गई है दोस्तों असम राज्य में, देखी गई है असम राज्य में। बात करते हैं मंदारिन बत्तख की। तो मंदारिन बत्तख 1920 ईस्वी में देखी गई थी। 1902 ईस्वी में देखी गई थी। 1902 ईस्वी में दोस्तों देखी गई थी मंदारिन बत्तख। इसे 120 बरस बाद, कितने बरस बाद? 120 बरस बाद इसे फिर से देखा गया है मंदारिन बत्तख को। और ये मंदारिन बत्तख की दोस्तों बात करें तो असम के डिब्रू सैखोवा
डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मागुरी झील में, किस झील में दोस्तों? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मागुरी झील में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मागुरी झील में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मागुरी झील में, मागुरी झील में मंदारिन बत्तख को देखी गई है। दोस्तों ये रहा मंदारिन बत्तख। मंदारिन बत्तख असम में, असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के मागुरी झील में देखी गई और इसके पहले 1902 में इसे देखा गया था और 120 साल बाद इसे फिर देखा गया है मंदारिन बत्तख। दोस्तों इसका आंसर होगा असम। असम में देखी गई मंदारिन बत्तख। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं? यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में जरूर छपेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में कौन एससीओ के नए महासचिव बने हैं। बात करते हैं एससीओ की। एससीओ संघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है, एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। दोस्तों इसमें सदस्य देश पहले 8 थे, पहले इसमें 8 सदस्य थे, अब इसमें 9 सदस्य हैं। अब इसमें टोटल सदस्य हैं 9 और 9वां सदस्य दोस्तों बना है इसमें ईरान। ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है एससीओ का। पहले इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 थी लेकिन अब इसमें 9 सदस्य देश हैं और 9वां सदस्य बना है ईरान। देखते हैं दोस्तों एससीओ के बारे में। तो इसमें 9 सदस्य, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई है। 2001 में इसकी स्थापना होती है एससीओ की। और दोस्तों इसके नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। झांग मिंग इसके नए महासचिव बने हैं। झांग मिंग। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक एक पॉइंट इसका नोट करिएगा। झांग मिंग 2022 एससीओ के नए महानिदेशक बने हैं। और दोस्तों पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि झांग मिंग किसका स्थान लिए हैं, झांग मिंग से पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों इसके पहले थे व्लादिमीर नेरो। व्लादिमीर नेरो इसके पहले थे। इसके पहले थे व्लादिमीर नेरो। व्लादिमीर नेरो इसके पहले थे। व्लादिमीर नेरो। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा झांग मिंग। झांग मिंग क्वेश्चन का आंसर होगा। किसका स्थान लिए हैं? तो व्लादिमीर नेरो के स्थान पे बने हैं झांग मिंग। आगे देखते हैं दोस्तों मासात्सुगु आसाकावा। ये जो है एडीबी के महानिदेशक हैं। एडीबी के महानिदेशक हैं मासात्सुगु आसाकावा। एडीबी दोस्तों, एडीबी यह एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है एडीबी की। जब एडीबी की स्थापना में दोस्तों उस समय इसके सदस्य देश 31 थे। वर्तमान में एडीबी के सदस्य देश 68 सदस्य हैं। और मासात्सुगु आसाकावा इसके वर्तमान में हेड हैं
बात करते हैं दोस्तों एडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के पहले अध्यक्ष थे ताकेशी वाटानाबे। ताकेशी वाटानाबे, ताकेशी वाटानाबे प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष एडीबी के, एडीबी के प्रथम अध्यक्ष ताकेशी वाटानाबे कहाँ के दोस्तों थे? तो जापान के। ये मासातसुगु आसाकावा भी जापान के ही हैं, जो वर्तमान में अभी हेड हैं एडीबी के। दोस्तों बात करते हैं एडीबी के प्रथम, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों एडीबी के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा वर्तमान में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछे कि यह किसका स्थान लिए हैं, उपाध्यक्ष जो बने हैं अशोक लवासा किसका स्थान लेंगे? तो दिवाकर गुप्ता का, दिवाकर गुप्ता का यह स्थान लेंगे अशोक लवासा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा मनोहरी गोल्ड टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा मनोहरी गोल्ड टी, मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य की चाय है? तो दोस्तों बात करते हैं मनोहरी गोल्ड टी की। मनोहरी गोल्ड टी यह असम की चाय है। मनोहरी गोल्ड टी असम की चाय है। और दोस्तों विश्व की सबसे महंगी चाय, सबसे महंगी चाय यह दोस्तों 99,999 रुपया, 99,999 रुपया पर केजी इसको क्या किया गया है दोस्तों? बेचा गया है। 99,999 रुपया पर केजी इसे बेचा गया है। यह है मनोहरी गोल्ड टी। और कहाँ की चाय है? ये असम की चाय है दोस्तों। मनोहरी गोल्ड टी विश्व की सबसे महंगी चाय कितने रुपए केजी बेची गई? तो 99,999 रुपया केजी बेची गई। दोस्तों इसके पहले 75,000 रुपया केजी बिकी थी, वह भी चाय असम की ही थी। असम की ही चाय थी, वह 75,000 रुपये प्रति केजी मतलब बेची गई थी। उसके बाद फिर असम की ही चाय जो मनोहरी गोल्ड टी है वह 99,999 रुपया प्रति केजी बेची गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल की कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन बनी है? कनाडा की नई रक्षा मंत्री हाल ही में कौन बनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कनाडा की रक्षा मंत्री हाल ही में बनी है अनीता आनंद। अनीता आनंद हाल ही में कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद, जो दोस्तों ये कहाँ की है? भारत की है। भारत की है अनीता आनंद, जो कनाडा की अभी नई रक्षा मंत्री बनी है। आगे देखते हैं दोस्तों। नागोजी ओंकाजी इवेला WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला निदेशक, पहली महिला DG बनी है, डायरेक्टर जनरल। पहली महिला DG बनी है नागोजी ओंकाजी इवेला। तो दोस्तों बात करते हैं नागोजी ओंकाजी इवेला। अगर क्वेश्चन पूछे ये कहाँ की है? नागोजी ओंकाजी इवेला ये नाइजीरिया की है।
कहाँ की है दोस्तों? तो नागोजी ओंकाजी इवेला ये नाइजीरिया की है। और WTO की पहली महिला DG बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओंकाजी इवेला। WTO की दोस्तों बात करते हैं तो इसमें सदस्य देश 164 इसमें सदस्य देश है। 164वां देश 164वां देश इसमें बना है अफगानिस्तान। WTO की दोस्तों बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों बात करें WTO स्विट्जरलैंड जिनेवा, इसका अफगानिस्तान क्या है? 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना होती है। 164 इसमें देश हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्य हेडक्वार्टर है दोस्तों। 164वां देश अफगानिस्तान है। और नागोजी ओंकाजी इवेला WTO की पहली महिला DG डायरेक्टर जनरल बनी है। तो दोस्तों कमला हैरिस अगले क्लास में बता ही चुके हैं कि यूएसए की उपराष्ट्रपति है 49वें नंबर की। और दोस्तों यूएसए की उपराष्ट्रपति है 49वें नंबर की। अभी कमला हैरिस भी है, यह भारत की ही है। आगे दोस्तों देखते हैं भव्या लाल। तो भव्या लाल जो हैं, ये भव्या लाल नासा के कार्यवाहक प्रमुख नासा के कार्यवाहक प्रमुख हैं दोस्तों भव्या लाल। अब नासा के प्रमुख की बात कर लेते हैं। नासा का प्रमुख तो दोस्तों नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन जो यूएसए के हैं। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन, भव्या लाल नासा के कार्यवाहक प्रमुख, अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है, कमला हैरिस यूएसए की उपराष्ट्रपति, नागोजी ओंकाजी इवेला WTO की पहली महिला DG जो नाइजीरिया के है। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनीता आनंद नई रक्षा मंत्री। कहाँ की? तो कनाडा की। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो बात करते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की। तो दोस्तों यह शुरू की गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इसमें लागत होगा 64,180 करोड़ रुपए। और यह जो योजना है 6 वर्ष के लिए लाई गई है दोस्तों। तो 64,180 करोड़ रुपए लागत, 64,180 करोड़ रुपए 6 वर्ष के लिए होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश से। वाराणसी उत्तर प्रदेश दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी योजना है। यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है दोस्तों। इसके द्वारा भारत सबसे बड़ी योजना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना से अलग है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना से अलग है दोस्तों। 6 वर्ष के लिए लाई गई है। इसके अनुसार दोस्तों राज्य के जितने भी वेलनेस सेंटर हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, जितने भी वेलनेस सेंटर, राज्य के सभी वेलनेस सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए तथा जो भी सुविधा में कमी है उसको पूर्ति करने के लिए यह योजना को लाया गया है।
दोस्तों इसके द्वारा राज्य में 11,000 से अधिक वेलनेस सेंटर तथा हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। 11,000 से अधिक, सभी राज्यों में 11,000 से अधिक वेलनेस सेंटर और हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत। तो नहीं ज़्यादा इसमें याद करना है दोस्तों, 64,180 करोड़ 6 वर्ष के लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। दोस्तों स्मार्टफोन पर आधारित ई वोटिंग यह स्टार्ट किया गया है दोस्तों तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग मशीन। इसमें दोस्तों घर बैठे बैठे ही लोग अपना वोटिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही अपना वोटिंग दे सकते हैं। यह सुविधा लाया गया है दोस्तों तेलंगाना में। ई वोटिंग मशीन, ई वोटिंग समाधान, ई वोटिंग लाया गया है दोस्तों तेलंगाना में। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जो लोग दिव्यांग हैं और जो सरकारी कर्मी हैं या जो लोग चल नहीं सकते, उन लोगों के लिए व्यवस्था है दोस्तों, वो बिना घर बैठे बैठे ही अपना वोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वोटिंग देने दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, वो अपना घर बैठे ही वोट दे सकते हैं। उन्हीं के लिए ये सब लाया गया है ई वोटिंग समाधान, और यह लाया है तेलंगाना सरकार ने। दोस्तों इसका आंसर होगा तेलंगाना। ई वोटिंग मशीन तेलंगाना। स्मार्टफोन के जरिए ही आप अपना वोटिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। 2 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है या आधारशिला रखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद, आप नाम तो सुने ही होंगे, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मेरठ यूपी में आधारशिला रखी गई है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद। अगर दोस्तों पूछे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, अगर पूछे मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम पूछेगा दोस्तों, अगर स्टेडियम पूछे, ध्यान दो ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर स्टेडियम पूछे तो ये दिल्ली में हो जाएगा। स्टेडियम पूछे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पूछेगा तो दिल्ली में। और इसी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 2010 में दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था।
दोस्तों तो मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम नई दिल्ली में है। इसमें 2010 में पुरुष हॉकी स्टेडियम, पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ यूपी में होगा। इसकी आधारशिला मेरठ के यूपी में रखी गई। और दोस्तों इसी मेरठ में, इस मेरठ यूपी की बात करते हैं तो मेरठ यूपी में है पशु युद्ध स्मारक। पशु युद्ध स्मारक कहाँ है? तो मेरठ में है पशु युद्ध स्मारक। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो पशु युद्ध स्मारक मेरठ में स्थित है। और देखते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद तो हो गया है मेरठ यूपी में। आगे देखते हैं दोस्तों नागपुर, तो नागपुर में है, नागपुर में राइट टू पी अभियान, राइट टू पी। दोस्तों अब हाल ही में राइट टू अभियान, राइट टू पी अभियान कहाँ जारी हुआ है? तो यह नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान। दोस्तों राइट टू पी क्या है? तो राइट टू पी अभियान पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट। दोस्तों राइट टू पी अभियान क्या है? तो पब्लिक टॉयलेट है। वो कहाँ राइट टू पी अभियान जारी हुआ? तो नागपुर में जारी हुआ है राइट टू पी अभियान। पहला एलएनजी की बात किया जाए दोस्तों, पहला एलएनजी कहाँ? तो पहला एलएनजी नागपुर में। और दोस्तों इसी नागपुर में, नागपुर की बात करते हैं तो पहला फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ दोस्तों? तो नागपुर में हुआ था। नागपुर में कब हुआ था दोस्तों? तो 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में दोस्तों कहाँ हुआ था फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन? नागपुर में। दूसरा हिंदू सम्मेलन, दूसरा हुआ था दोस्तों, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन की दोस्तों बात की जाए तो मॉरिशस, कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों तो पोर्ट लुइस। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय, अगर दोस्तों पूछे विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय अगर पूछे तो मॉरिशस। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 ईस्वी में, राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र, पहला एलएनजी नागपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम मेरठ में, और मेरठ में स्थित है पशु युद्ध स्मारक। तो दोस्तों खत्म हुआ आज का क्लास, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।